बैग जी, जिस तरह से हुकूमत के हवाले से बातें हो रही हैं कि हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना है, साथ ही अभी हम जो बात कर रहे थे रिटायरमेंट के हवाले से कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर जो दो मेंबरान हैं उनका वक्त गुजर चुका है, 7 माह ऊपर हो चुके हैं और अब अपोजिशन लीडरान भी मौजूद नहीं है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के ना होने से ये जो एक देर है ये कितनी देर हो सकती है और हुकूमत को क्यों इस मामले पर जल्दी नहीं है, इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम ब्रेक से पहले इसी पर बात कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं 7 माह की ताखीर हो गई है सर, रिटायरमेंट हो गई है। पहले खतूत लिखे अपोजिशन लीडर ने, अब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब भी नहीं है, तो अब मामलात किधर पहुंचेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तरीक़ाकार जो है ना कि अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर बैठे, ये तो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन के अंदर तो ठीक रहता है, लेकिन जब एक क्लैश हो बिटवीन दी ऑपोजिशन और द गवर्नमेंट के बीच में जब एक टसल चल रही हो, जैसे मौजूदा सूरत हाल में एक टसल चल रही है, तो लाजमी बात है कि एक तरफ से रिलक्टेंस होगी कि मीटिंग कंडक्ट करें या इसको ऐसे ही चलने दें हम। तो जब आइन के अंदर वो अभाम नहीं है कि अभाम दिया गया है जानबूझकर कि भाई अगर आपस में समझौता नहीं होगा तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, तो इसमें एक सनसेट क्लॉज डालना चाहिए था कि विद इन 30 डेज और विद इन 60 डेज आफ्टर द रिटायरमेंट नए इलेक्शन कमीशन की तैनाती लाजमी होगी, या फिर एक्टिंग जो है वो सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट के जो है उसको एक्टिंग लगा दें इलेक्शन कमिश्नर फॉर द टाइम बिंग, जब तक ये आपस में नहीं बैठते, वरना तो इस तरह चलता रहेगा फिर काफ़ी अरसे। अच्छा जज साहब, एजाजुल हक साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की। वो 26वीं आइनी तरमीम जिसकी वजह से अभी तक मौसूफ इलेक्शन कमीशन साहब बैठे हैं, जिन्हें आइनी तरमीम के तहत जब तक नया नहीं आता वो बैठे रहेंगे, उस तरमीम के आप भी ज़िम्मेदार हैं, आपने भी वोट दिया है, तो आप एक शिक यही जो थी उसमें डलवा ही देते। आप भी तो एक पार्टी के सरबराह हैं ना। देखिए, ये तो अब हम हाइट साइड में देख रहे हैं ना कि कहाँ गलती हो सकती है। उस वक्त तो लग रहा था कि जी कंटिन्यूटी के लिए चलें, उसको चलने दें, महीने के लिए 2 महीने के लिए, ये तो नहीं कहा था कि 7 महीने या 7 साल चलता रहे। नहीं, अब कर दें मामला, मैं एजाज भाई अब कर दें, एजाजुल हक साहब अब कर दें कि एक छोटा सा तरमीम ही करनी है ना, कर दें। आपके कहने पे तो शायद वो मान जाए, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, ये तो हो सकता है ना। राणा साहब, ये अब 27वीं तरमीम के अंदर इस तरमीम को ठीक किया जाएगा। माशाल्लाह जी साकिब साहब, 27वीं तरमीम के बाद तो सारे लगे कंधे नाल। जी साकिब साहब जी, ये बताइएगा कि यही हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू आगे करते हैं कि जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, या माजी में उन पर जो इल्ज़ामात लगते रहे, उस तनाजुर में अगर बात करें तो रिसेंटली जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली जो सेनेट के हैं, पंजाब के हैं, वो अदालतों में गए हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस था कि रेफरेंस आता, रेफरेंस में नोटिस करते, नोटिस करने के बाद हमें नाअहल करते और नोटिस हमें करके सुन के उस बाद नाअहल करते, बेशक यही ऑर्डर जो है उस वक्त करते, तो इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर वही सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी और शफाफियत जो रहने के लिए उसको जो 7 माह दे दिए गए हैं, अब आगे भी मुझे लगता है 7 माह मजीद मिलेंगे, तो इसका ख़त्मा क्यों कर मतलब जल्दी ज़रूरी है कि आप कोई हुकूमत को कोई सवाल से सजेस्ट करेंगे कि ये एक फ्लॉ रह गया है 26वीं आइनी तरमीम में बहुत बड़ा? हाँ, लाजमी बात है ये। अब जिस तरह आप बात कर रहे हैं और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, इसमें लाजमी बात है हुकूमत को बावर होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो खदशात हैं वो पैदा हो रहे हैं लोगों के जहनों में। लेकिन जैसा कि आपने कहा ना, देखिए इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये एक इसको इंडिपेंडेंट अदारा तो कहते हैं, लेकिन इसके पास ना तो कोई फोर्स है, ना कोई इसके पास ताकत है, ना इसके पास अपने लोग हैं जो कि चेक कर सकें। तैनाती जो होती है वो टीचर्स की होती है या उन ऑफिसर्स की होती है जहाँ पे वो हेल्थ के होते हैं, कोई कहीं कुछ लगते होते हैं रिटर्निंग अफसर, तो वो सारा जो हुकूमतें होती हैं उनके यानी का उनका असर होता है वहाँ पर। तो ये तरीक़ाकार मैं समझता हूँ कि इस तरीक़ाकार को भी एक दफ़ा इसको वैल्यूएट करना चाहिए कि क्यों हर इलेक्शन के बाद एक नया पंडोरास बॉक्स खुल जाता है और क्यों इतने इल्ज़ामात जो है
वो लगने लग जाते हैं और क्यों इतने खदशात पैदा हो जाते हैं। तो जिस तरह से कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस देना चाहिए था और फिर उसके बाद वो नायल करने से पहले करते, देखिए नायली जो है अभी तो एक लोअर कोर्ट से हुई है, इसके बाद उनके पास 3 या 4 जगह हैं जहां वो जाएंगे, लेकिन अगले कोर्ट में अब मालूम नहीं कि क्या उनके साथ वो करते हैं या क्या नहीं करते हैं, लेकिन हर किसी को अपील का हक है। अभी तो सबसे लोअर कोर्ट ने नायली जो है वो की है, लेकिन साथ ही फौरन जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। अब उनको अगले कोर्ट में जाएंगे तो देखें उनको स्टे मिलता है। इसमें तो आपके वजीर कानून कहते हैं कि फौरी नाअहली हो जाती है। 3 फोरम जो है वो उनके पास मौजूद है। उन्होंने तो एक हाई कोर्ट का फोरम है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का, फिर नजरसानी, 3 फोरम्स अभी मौजूद हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं कि कल अगर फर्ज करें कि उमर अयूब जो है अगले 6 माह में या साल में उनके अपील एक्सेप्ट हो जाती है और अदालत कहती है कि इनके खिलाफ केस बनता ही नहीं था, बरी कर देती है, तो फिर ये जो उनको सज़ा हो गई कि उनकी डी सीट भी हो गए, डिस्क्वालीफाई भी हो गए और इलेक्शन की जगह बंदा भी नया आ गया, अपोजिशन लीडर भी ख़त्म हो गए, तो इसका ये कौन ख़त्म करेगा? तो ये एक कानून में ये भी एक लकूना जो है वो मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट में हतमी सज़ा होगी, अभी तो लोअर कोर्ट की सज़ा हुई है। देखिए लोअर कोर्ट के बाद इलेक्शंस तो अनाउंस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान डी सीट हो जाता है, फिर उसको अगले फोरम में जाने की इजाजत होती है। अब ये अगले फोरम में गए हैं, वहां से क्या इनको जवाब मिला है ये मुझे मालूम नहीं अभी। ठीक है, उसके बाद फिर अगर वहां हाई कोर्ट में नहीं सुनाई देगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो इस दौरान एक प्रोसेस शुरू हो जाता है इलेक्शन का, लेकिन इलेक्शन तक पहुंचते पहुंचते अमूमन लोगों को स्टे मिल जाता है या उनकी दाद रस्सी हो जाती है, या फिर अगर वो वाकई नायल है तो फिर अगला कोर्ट भी जब नायल कर देगा तो उसके बाद एजाजुल हक साहब, वज़ीर आज़म साहब ने जो है मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की दावत दी है अपोजिशन पार्टियों को, और वो उन्होंने एक तकरीर के दौरान दी है। तो सर आप उनसे मुलाकात भी करते रहते हैं, यकीनन मुशावरत भी होती रहेगी, लेकिन ये बताइए कि ये कोई उनको अपोजिशन वालों को कोई ख़त भी लिखेंगे इस हवाले से, या वो तकरीर कर ली तो हुकूमत का जो है अपने पार्ट पे जो है हक अदा हो गया, अब अपोजिशन खुद चल के आए, वरना हुकूमतें तो कोशिश करती हैं खतूत लिखें, अपने वफूद भेजें और उनको कहें कि जी चलें मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं। आप क्या समझते हैं, कोई वफूद जाएंगे, कोई खतूत लिख के जाएंगे? पहले तो देखें मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान, अब पता नहीं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या ये कोई नया एक मिसाक जमहूरियत है, या उसकी आड़ में भी आपको जो कुछ हुआ मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं, मुझसे ज्यादा आप लोगों को मालूम है कि स्याही सूखने से पहले ही जितने उसके अंदर नहीं ना पता, हमें जैसा बता दें आप, हमें नहीं पता, हमें पता होता तो हम मिसाक जमहूरियत का बड़ा डंका बजाया गया। लंदन के अंदर मीटिंग हुई, मीटिंग होकर सिग्नेचर हुए, सिग्नेचर होते ही जनाब सिग्नेचर करने वालों की एक टीम जो थी वो अबू धाबी में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बैठकर अपने जो है सारे के सारे जो गुनाह थे माफ करवा रहे थे वहां बैठे हुए। यानी वो स्विट्जरलैंड के अकाउंट हो गए, वो कागजात हो गए, वो ज्वेलरी होगी, सब के सब NRO हो गया और फारग हो गए। तो क्या ऐसा ही एक और मिसाक करना चाह रहे हैं कि जिसमें सबको एक एमनेस्टी दे दी जाए कि आए जी जो कर रहे हैं आप करते रहें? देखिए जो चीज़ होनी चाहिए उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे तो वो आगे चलेगी। अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद नहीं होंगे, जिसके अंदर मैं समझता हूँ जुडिशरी को भी होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी होना चाहिए, अपोजिशन को भी होना चाहिए और हुकूमत को भी होना चाहिए। अगर कोई सिंसियरली पायदार चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं तो अगर मौजूदा सूरत हाल में, वैसे तो वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि स्पीकर साहब आप इनको बुलाएं, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद ना हुकूमत ने स्पीकर को अप्रोच किया ना अपोजिशन ने स्पीकर को अप्रोच किया। तो अब तो इस वक्त जो हालात हैं, इतनी नाइलियों के बाद तो कमेटियों से लोग निकाले जा रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन का जगह खाली हो गई है, अब मालूम नहीं उसको किस तरह से पुर करेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर कि मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान करना तो मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है इस वक्त। मिसाक के इस्तेहकाम पार्लियामेंट ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा जाज साहब, आपने कहा कि मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान मुश्किल नज़र आ रहा है, तो किस तरह फिर सिस्टम चलेगा? क्या इसी तरह लड़ाई होती रहेगी, इसी तरह सब कुछ चलेगा? क्या इसी तरह बाकी मामला होंगे? और दूसरा भी आपने स्टार्ट में कहा 27वीं आईनी तरमीम में ये चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, तो आ रही है 27वीं आईनी तरमीम? मतलब जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उसी वक्त तय हो गया था कि अगली आईनी तरमीम आएगी, क्योंकि उसमें बहुत सी डिमांड्स थी
जो कि मानी नहीं गई थी, कुछ ANP की, कुछ MQM की, और उनसे ये कहा गया था, जो मेरे, अगर मैंने सही सुना, कि अगली तरमीम में इन चीज़ों को सही किया जाएगा। यानी कि सिंध में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हुआ, वो हज़ारे के बारे में क्या, जैसे कि सूबे के बारे में बात हो रही थी, और वो कह रहे थे जी इसका खैबर हटाएं, इसको पख्तूनख्वा करें सूबे को। तो ये चीज़ें तो कहा था कि भाई अगली आईनी तरमीम में रखी जाएंगी। तो मैं तो उस हवाले से कह रहा हूँ कि जब अगली आईनी तरमीम आएगी तो उसके अंदर जो लकूनास रह गए उनको सही किया जा सकता है। यानी अभी आपसे कोई बात नहीं हुई कि जी एजाज साहब हम लेके आ रहे हैं, कोई बंदे शंदे पूरे करने पड़े, शायद अपने इधर उधर ना हो जाए? देखिए, बंदे इस दफा तो आपने कहा ना, अपने इधर उधर ना हो जाए। वैसे तो 2/3 है उनके पास। एक तो राणा साहब ने कहा कि ये सिस्टम कैसे चलेगा। राणा साहब, पिछले 78 सालों से सिस्टम ऐसे ही चलता आ रहा है। इसके अंदर कोई मौजूदा नहीं होना कि कोई नए तरीके कार से सिस्टम चलेगा। इसका मतलब है हम नाउमीद हो जाएं। नहीं, आप उम्मीद रखें। किस चीज की उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद होनी चाहिए पाकिस्तान की। जिस सिस्टम में आप चीफ इलेक्शन कमीशन का तकरार नहीं कर सके एजाज साहब, आप कहते हैं कि अब अगली आईनी तरमीम आएगी तो फिर होगा, तो फिर ये कौम जो है, अब देखें ना 41% आप पे कर्जे बढ़ गए हैं, कर्जे 41% हो गए हैं, तो हम किस पे तवक्को रखें अब? और आज रात को सुना आप एक और भी गिफ्ट देने वाले हैं हमें, और 42% लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे आ गए। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला सही भी हो रहे हैं। इकॉनमी भी ठीक हो रही है। स्टॉक मार्केट माशाल्लाह हर दूसरे दिन एक जंप लेती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। लेकिन सर आज ही IMF ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर पाकिस्तान उस तरह के जो है अपने इंतजामात नहीं कर सका, वैसे मामलात बेहतर नहीं कर सका जैसे करने चाहिए थे। आज IMF ने कहा है। ये तो बात, मैं IMF के साथ खड़ा हूँ इस मामले में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ही बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है। ये जो अभी बातें की जा रही है ना, पोर्चुगल की, दुबई की, लंदन की, स्विट्जरलैंड की, ये सारी की सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और किसी के पास वो ट्रेल नहीं है। यानी हर कोई जाकर वहाँ बड़े मज़े से अपने महल्लात में रहता है, लोगों से मिलता है, मीटिंगें करता है, और मीटिंगें भी किन से करता है? मुख्तदर अदारों के साथ भी उनके उन्हीं घरों में मीटिंग्स होती हैं जो कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर बनाए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं उनको।